मेरा नाम अवंतिका है। मैं अपनी माँ के साथ हरियाणा में रहती थी। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई भी नहीं है। मेरी माँ ही एक ऐसी औरत है जिन्होंने बचपन से लेकर अब तक मेरा साथ दिया, मेरा ख्याल रखा, वरना मेरे पिता ने सारी जिंदगी मेरा और मेरी माँ का जीना दुश्वार कर दिया था। मेरी माँ की शादी हरियाणा के ही रहने वाले संजीव कपूर से हुई थी, जो बदकिस्मती से मेरे पिता थे, जिन्होंने कभी ना तो मेरी माँ को अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट किया था और ना ही मुझे बेटी के रूप में एक्सेप्ट किया था। सुना है कि हर माता पिता के लिए अपनी औलाद सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भले ही किसी रिश्ते से मोहब्बत ना हो, लेकिन अपनी औलाद से बेहद मोहब्बत होती है। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि मेरे पिता की भी तो मैं औलाद थी। उन्होंने क्यों मुझे कभी प्यार की नज़र से नहीं देखा। जिस दिन से मेरी माँ उनके घर में विदा होकर आई थी, उसी दिन से मेरे पिता ने उनकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया था। मेरी माँ 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, बहुत सुंदर थी। उनसे गलती हो गई कि वो झारखंड से हरियाणा में नौकरी करने के लिए आई थी। उन्हें नौकरी करने का बहुत शौक था। उनके घर वालों ने उन्हें नौकरी करने की परमिशन नहीं दी, तो वो अपने घर से भाग गईं अपना सपना पूरा करने के लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद उनके परिवार वालों ने उनसे सारे संबंध ख़त्म कर दिए, क्योंकि वो तो भले ही नौकरी करने के लिए हरियाणा आई थी, मगर उनके पूरे गांव में उनके परिवार की बहुत बेइज्जती हुई। लोग ये नहीं जानते थे कि मेरी माँ नौकरी करने के लिए हरियाणा चली आई है। लोग ये समझ रहे थे कि वो किसी लड़के के साथ गांव छोड़कर भाग गई है। कुछ समय के बाद जब मेरी माँ को नौकरी मिल गई और उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया, तो वो कुछ पैसे जमा करने के बाद अपने गांव वापस चली गई। उन्होंने जब वो पैसे अपने भाइयों को दिखाए, तो वहाँ सिवाय बेइज्जती के उन्हें कुछ भी नहीं मिला था, क्योंकि लड़की जब माता पिता की मर्जी के बिना घर छोड़कर चली जाती है, तब उनके पीछे उन पर क्या बीतती है, ये तो वही लोग बता सकते हैं। मेरी माँ नादान थी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी नादानी उन पर इतनी भारी पड़ जाएगी। उनके गांव से उन्हें निकाल दिया गया था। मेरे नाना जी मेरी माँ से बहुत नाराज थे। उनका कहना था कि हमने सबसे बड़ी गलती तो तब की थी जब हमने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने की खातिर तुम्हें शहर पढ़ने के लिए भेजा था। हम इस बात के सख्त खिलाफ हैं कि तुम शहर जाकर नौकरी करो, मगर तुमने हमारी एक न सुनी और हमारी इज्जत को रौंदते हुए घर से भाग गई। मेरी माँ ने रोते हुए बताया और उन सब से माफ़ी मांगी कि मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग गलत समझ रहे हो। मेरा किसी लड़के के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं किसी के साथ शादी करने के लिए नहीं भागी थी, बल्कि मैं अपना सपना पूरा करने के लिए भागी थी। देखिए, मेरी नौकरी लग गई है और आपकी बेटी पैसा कमाने लगी है। नाना जी ने कहा कि अच्छा, हमने तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया, लेकिन इस बात का क्या यकीन कि तुम गांव के लोगों को दिला सकती हो जो हमारे दिन रात बेइज्जती कर रहे हैं। ये बात सुनकर मेरी माँ खामोश हो गई थी। इस सब में कहीं ना कहीं कसूरवार मेरी माँ के परिवार वाले थे, जो एक ऐसे गांव से बिलोंग करते थे जहां बेटियों को शिक्षा दिलवाना तो दूर, उन्हें घर से बाहर निकलने की परमिशन भी नहीं होती थी। फिर भी मेरे नाना जी गांव की सारी रस्मों रिवाज के खिलाफ जाकर मेरी माँ को शहर ले जाकर उनकी एजुकेशन कंप्लीट करवा चुके थे। गांव वाले इस बात पर भी काफ़ी भड़कते थे और नाना जी को सावधान करते थे कि एक न एक दिन तुम्हारी बेटी तुम्हारी नाक ज़रूर कटवाएगी। नाना जी को लगा कि गांव के लोग जैसा उनसे हमेशा कहा करते थे, उनकी बेटी ने वो सब कुछ कर दिखाया और ये सब अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को वापस वहीं जाने के लिए कहा जहाँ से अब वो आ रही थी। लेकिन मेरी माँ अपने परिवार वालों की सहमति के साथ यहाँ से जाना चाहती थी और वापस अपने परिवार वालों से कांटेक्ट रखना चाहती थी। लेकिन उनके परिवार वालों ने साफ साफ कह दिया कि हम तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते, तुम मर भी जाओ तो यहाँ वापस मत आना। मेरी माँ खामोशी से हरियाणा वापस आ गई थी। वो यहाँ नौकरी करने लगी थी, लेकिन अब उनको नौकरी करने में वो मज़ा नहीं आ रहा था जो मज़ा उन्हें ये सोचकर नौकरी करने में आ रहा था कि वो नौकरी करते करते जब काफ़ी पैसा इकट्ठा कर लेंगी और वो पैसे अपने परिवार वालों के हाथ पर जाकर रखेंगी, तो वो लोग उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन उनकी सोच ज़ाया हो चुकी थी। एक दिन मेरी माँ का सामना एक ऐसे इंसान से हुआ जो उनके साथ ही नौकरी करता था। वो थे मेरे पिता संजीव कपूर। मेरी माँ को मन ही मन मेरे पापा अच्छे लगने लगे थे और वो उनसे मोहब्बत करने लगी थी। एक दिन उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार उनसे कर दिया था। मेरी माँ उसी कंपनी में बड़ी पोस्ट पर थी, जबकि पापा एक मामूली सी पोस्ट पर मामूली सी सैलरी पर काम किया करते थे। उन्होंने मेरी माँ का प्रपोजल एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन उनकी एक शर्त थी। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम इस शहर में अकेली हो, तुम्हारा ना कोई दोस्त है ना कोई रिश्तेदार है, तुम अकेली रहती हो। मैं तुम्हें सहारा देने के लिए तैयार हूँ,
तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारी पोस्ट चाहिए। माँ ये सब सुनकर काफ़ी परेशान हुई थी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जब मेरे पापा उनको सहारा देने के लिए तैयार हैं, उन्हें किसी मर्द का सहारा मिल जाएगा तो उनका ख्याल रखेगा, उनके सुख दुख का साथी बनेगा, तो फिर उन्हें इस नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने कंपनी के मालिक से बात करके अपनी पोस्ट अपने होने वाले पति को दिलवा दी थी और कुछ समय के बाद ही उन दोनों की शादी हो गई। माँ ने नौकरी करना छोड़ दिया था क्योंकि पापा ने उनको बोल दिया था कि मैं तुमसे कभी नौकरी नहीं करवाऊंगा, अब मैं कमाया करूंगा और तुम घर में रहोगी। पापा कभी इस दुनिया में उनकी 2 बहनों के अलावा कोई नहीं था। उनकी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी और वो अपने ससुराल में बिजी थी। मेरी माँ उनके छोटे से घर में विदा होकर आ गई थी। बस उसी दिन से पापा ने मेरी माँ की जिंदगी को बर्बाद करना शुरू कर दिया था। मेरी माँ और पापा की मुलाकात सिर्फ 1 महीने में हुई थी और इस 1 महीने में ही मेरी माँ को पापा से प्यार हो गया था और बात शादी तक आ गई थी। 1 महीने में कोई भला किसी को क्या और कैसे जान सकता है। मेरी माँ ने दोबारा से एक और गलती कर दी थी, जिसमें उन्होंने बहुत ही जल्दबाजी का फैसला किया था। शादी की पहली रात ही पापा शराब पीकर आ गए थे। दरअसल मेरे पापा ने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा अकेले और अपने माता पिता के बिना गुजारा था, इसलिए वो हर तरह की अय्याशी किया करते थे। जब वो शराब पीकर मेरी माँ के सामने आए तो ये सच्चाई उनको अच्छी नहीं लगी थी। उनका इस बात पर झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से माँ उन्हें अपने नज़दीक तक नहीं आने दे रही थी। पापा शराब के नशे में धुत थे और अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ उन्होंने शादी की पहली रात ही मारपीट शुरू कर दी थी और उनके साथ ज़बरदस्ती भी की। शादी की पहली रात ही जब मेरी माँ को अपने पति की हकीकत के बारे में पता चला तो वो बहुत रोई थी, लेकिन फिर क्या हो सकता था। उन्होंने सोचा कि शायद आने वाले समय में उनके पति सुधर जाएं, संभल जाएं, मगर ऐसा न हो सका। जब तक मेरे पापा होश में रहते तब तक बिल्कुल ठीक बात किया करते थे और तब तक उनका बिहेवियर भी माँ के साथ बिल्कुल ठीक होता था। लेकिन जैसे ही रात को वो ऑफिस से आने के बाद घर में दाखिल होते थे तो पूरे घर में शराब की बू बस जाती थी, जो मेरी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इस बात पर उन दोनों का ही झगड़ा होता था। माँ कहती थी कि तुम शराब क्यों पीते हो, और पापा नशे की हालत में मेरी माँ को गालियाँ देते थे, उनको मारते पीटते थे। बस इसी तरह से मेरी माँ की जिंदगी गुजरने लगी। वो चाहती तो उसी समय पापा को छोड़कर अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब वो शादी के बंधन में बंध चुकी हैं, उनकी नौकरी भी हाथ से जा चुकी है, दूसरी जगह नौकरी करने में उन्हें काफ़ी समय लगेगा। शुरू के कुछ दिनों तक तो उनकी सहेली ने उनका साथ दिया था जब वो यहाँ नौकरी करने के लिए आई थी, लेकिन अब उनकी शादी हो चुकी थी, इसलिए उनके दोस्त ने उन्हें सहारा देना छोड़ दिया। मगर किसी को ये नहीं पता था कि मेरी माँ ने शादी करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। मेरी माँ जो भी काम कर रही थी वो गलत हो रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब वो आगे कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगी जिससे उन्हें और ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़े। जैसा भी हो रहा है उन्होंने होने दिया। शादी के कुछ दिनों बाद जल्द ही उन्हें माँ बनने की खुशखबरी मिल गई थी। ये खबर जब पापा को मिली तो उन्होंने माँ पर हाथ उठाना तब भी बंद नहीं किया था, लेकिन माँ अपना बचाव खुद ही किया करती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उनके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो जन्म ले और उनका सहारा बने, उनका साथी बने। लेकिन तब तक उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना था। जैसे जैसे समय गुजरता गया मेरी माँ की डिलीवरी का टाइम आ गया और फिर उन्होंने जिस बेटी को जन्म दिया था वो मैं थी। पापा ने अभी भी शराब पीना नहीं छोड़ा था। वो मेरी माँ पर छोटी छोटी बातों पर हाथ उठाया करते थे, उनको घर खर्च के लिए पैसे नहीं देते थे, उन्हें घर से बाहर जाने नहीं देते थे। उन्होंने अपने इस छोटे से घर में उनको कैद करके रख लिया था और उनके साथ जैसा मन करता वैसा किया करते थे। मेरी माँ ने मुझे बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर जैसे तैसे 3 साल का कर दिया था। मेरे पापा को मुझसे भी कोई मोहब्बत नहीं थी। उन्होंने कभी मुझे प्यार से अपनी गोद में नहीं लिया था। मैं जब उनके पास जाती तो वो मुझे धकेल दिया करते थे। उन्हें सिर्फ अपना आप ही पसंद था। लेकिन पापा ने शराब पीकर अपने आप को काफ़ी हद तक बेकार कर लिया था। अब उनके शरीर के अंग काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके थे। उन्होंने अपनी नौकरी भी खो दी थी और फिर जब वो बीमार रहने लगे तो उनकी बीमारी के लिए माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनका इलाज करवाती। इसलिए पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए और अब हम माँ बेटी एक दूसरे के लिए ही बचे थे। पापा के मरने के बाद माँ को एक तरह की आज़ादी मिल गई थी। माँ ने दोबारा से नौकरी करनी शुरू कर दी थी। वो मुझे अपने साथ ऑफिस लेकर चली जाया करती थी और फिर इसी तरह उन्होंने मुझे जवान किया।
पैसों की कमी होने की वजह से मैं स्कूल नहीं जा सकी थी, मगर मेरी माँ मुझे घर में पढ़ाया करती थी, इसलिए मुझसे पढ़ना लिखना आता था। हम दोनों माँ बेटी वक्त और हालात की बहुत सताई हुई थी। मेरी माँ को बहुत सारे लोगों ने तंग किया था। मैं जैसे जैसे जवान होती गई अपनी माँ की तरह सुंदर हो गई थी। मैंने अपनी माँ को जिन हालात में देखा था, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे ही हालातों का सामना मुझे भी करना पड़े। मैं अपनी माँ की पूरी ज़िंदगी के बारे में जानती थी, इसलिए अब मुझे भी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। मेरी माँ, जिनकी अब उम्र हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो मेरी और अपनी खातिर पैसा कमा रही थी। मुझे उनको देखकर बहुत अफसोस होता था। जिसने अच्छी बेटी बनने की पूरी कोशिश की थी, अपने गांव का नाम रोशन करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे गांव से भी बदनामी मिली। जो शादी करने के बाद एक सुकून की ज़िंदगी चाहती थी, लेकिन शादी के बाद भी उन्हें सुकून नहीं मिल सका। मगर मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी माँ को वो सुकून देकर रहूंगी जो उनको कहीं नहीं मिल सका। अब मेरी माँ बीमार रहने लगी थी। मैंने एक दिन माँ से कहा, माँ, मैं कहीं नौकरी कर लूंगी, अब मैं आपको इस तरह मेहनत करते हुए नहीं देख सकती। माँ कहने लगी कि बेटा, तुम पढ़ी लिखी भी नहीं हो, तुम्हें भला कौन नौकरी देगा। मैंने कहा, मैं कहीं भी नौकरी ढूंढ लूंगी, किसी स्कूल में साफ सफाई का काम कर लूंगी, लेकिन आपको अब मेहनत नहीं करने दूंगी। मेरी माँ बीमार रहने की वजह से अब खुद भी थक चुकी थी। उन्होंने मुझे एक मौका दिया और मैंने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। मैं भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बाहर की दुनिया के बारे में अच्छी तरह से जानती थी। आजकल की लड़कियां लड़कों को अपने प्यार के जाल में बहुत अच्छी तरह से फंसा लेती हैं। मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं ऐसा कर लेती। मेरे पास कोई हुनर नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे अच्छी शक्ल दी है। इस अच्छी शक्ल का मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए। वैसे भी हम माँ बेटी को ये समाज काफ़ी बुरा भला कहता था। हमारे सर पर किसी मर्द का साया नहीं था। इस बात का लोग अच्छी तरह से फ़ायदा उठाते थे। किसी ने हमारी कभी कोई मदद नहीं की थी, तो फिर इस समाज की मुझे क्या फिक्र करनी। कुछ दिनों तक के लिए तो मैंने एक स्कूल में साफ सफाई की नौकरी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि अभी तक मुझे कोई ऐसा मुर्गा नहीं मिला था जो मेरे जाल में फंस सके। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी थी जो अपनी ज़िंदगी बड़े ही सुकून और आराम से गुजार रही थी। मैं भी अपनी ज़िंदगी से गरीबी को ख़त्म कर देना चाहती थी और अपनी माँ और अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारना चाहती थी। मुझे स्कूल में नौकरी करते हुए कई दिन गुजर गए थे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा अमीर इंसान मेरी नज़र में नहीं आया था जिसको मैं अपने प्यार के जाल में फंसा सकूं। मैं देखती थी कि स्कूल में बच्चों को लेने के लिए जो पेरेंट्स आते थे, उनमें से बहुत सी लेडीज़ होती थी जो अच्छे कपड़े पहनकर आती थी। वो अमीर घर की होती थी। उनको देख देख कर मेरा दिल ललचाया करता था कि मैं भी अच्छे कपड़े पहना करूं, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं थे कि मैं अपनी माँ का इलाज करती या अपने शौक़ पूरे करती। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरी खूबसूरती मेरे इन मेले कुचेले और फटे पुराने कपड़ों में दबकर रह गई है। मुझे अपनी इस खूबसूरती को उभारना होगा, अपना गेटअप चेंज करना होगा, तभी तो लोग मुझे देखेंगे और मेरे पीछे आएंगे। मैंने ऐसा ही किया। महीना पूरा होते ही जब मुझे मेरे काम की सैलरी दी गई, तो मैंने सबसे पहले बाजार जाकर उन पैसों से अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदे थे, थोड़ा मेकअप खरीदा था और अच्छे जूते खरीदे थे जिनको पहनकर मैं सुंदर लग सकूं। मुझे स्कूल से लगभग 5,000 रुपये मिले थे और उन 5,000 की मैंने मामूली सी शॉपिंग कर ली थी। बाद में मेरे पास 1,000 रुपये बचे, तो मैंने पार्लर जाकर उनसे अपने बालों की कटिंग करवाई थी। मैं खामोशी से सारा सामान लेकर घर के अंदर दाखिल हुई और कमरा बंद करके ख़रीदा हुआ सारा सामान पहनकर अच्छी तरह से तैयार हो गई। मैंने खुद को आईने में देखा तो मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी। मैं इतनी सुंदर लग रही थी कि मुझे पक्का यकीन था कि कोई ना कोई लड़का मुझ पर ज़रूर फिदा हो जाएगा। मैं तैयार होकर जब अपनी माँ के सामने आई तो मेरी माँ की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो कहने लगी कि तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है और ये सारा सामान तुम्हारे पास कहाँ से आया। मैंने अपनी माँ के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा कि माँ, मैं अच्छी लग रही हूँ ना। माँ कहने लगी, लेकिन बेटा, आज तो तुम्हें पैसे मिलने वाले थे, क्या तुमने ये कपड़े और जूते उन्हीं पैसों से खरीदे हैं? और तुमने अपने बालों की ये क्या हालत बनाई हुई है? तुमने अपने इतने सुंदर बाल इतने छोटे क्यों करवा लिए? मैंने कहा, माँ, ये सब मैंने सुंदर दिखने के लिए किया है। मेरी माँ मेरी बात को समझ नहीं पाई थी। मैंने उनको बताया कि आखिर इस समाज ने हमें दिया ही क्या है। आप नौकरी करती हो तो ये पूरा मोहल्ला आपको बुरा भला कहता है, लोग आपको गलत समझते हैं, साथ ही साथ आपकी बेटी को भी गलत समझते हैं। जब दुनिया हमें गलत समझती ही है तो फिर अब हम गलत तरीके से ही पैसा कमाएंगे। माँ मेरी तरफ चौंक कर देखने लगी, कहने लगी, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा, माँ,
बस अब बहुत हो गया। मैं अब कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे हम लोग आराम और सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। माँ कहने लगी कि बेटा, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो। मैंने माँ को बिस्तर पर बैठाया और कहा कि बस अब आप देखो कि आपकी बेटी कैसे आपके दिन बदलती है। मेरी माँ अब ज़्यादातर घर में ही रहने लगी थी। मेरे पास एक मल्टीमीडिया मोबाइल था जो मुझे माँ ने दिया था जब वो नौकरी पर जाती थी। अब ये मोबाइल मेरे काम आने वाला था। मैंने मोहल्ले के 2-3 लड़कों पर अपनी नज़र रखनी शुरू की, उनको पटाया और उनको अपना मोबाइल नंबर दे दिया था और अब मैं उनके साथ टाइम पास करने के लिए बातें करने लगी थी। अगर मुझे कोई लड़का मिलने के लिए बुलाता तो मैं वही कपड़े पहनकर चली जाती थी। इस तरह मैं उनसे खूब प्यार भरी बातें करती और उनसे अच्छे अच्छे गिफ्ट बटोरती थी। उन्हें अपनी गरीबी का रोना रोकर उनसे पैसे भी ले लिया करती थी। मेरी सुंदरता को देखकर आसानी से लड़के मेरे खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। मुझ पर अब हमारे मोहल्ले के ही नहीं बल्कि मैं जहाँ भी जाती लड़के मुझे नज़र उठा उठा कर देखते थे और मैं आसानी से उनको अपने प्यार के जाल में फंसा लिया करती थी। अभी तक तो मुझे कोई ऐसा अमीर लड़का नहीं मिला था जिससे मेरे हाथ में एक ही बार में ढेर सारे पैसे आ जाएं और जो अमीर होने के साथ साथ बेवकूफ़ भी हो। और फिर कुछ समय के बाद फाइनली मेरी ये तलाश भी ख़त्म हो गई थी। मैंने अब स्कूल में साफ़ सफाई का काम छोड़कर पार्लर में नौकरी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पार्लर का काम जानती थी। इसलिए कम बजट वाले पार्लर में मुझे नौकरी मिल गई थी। पार्लर से निकलते समय एक दिन मेरी मुलाकात विहान नाम के एक लड़के से हुई जो पार्लर आते जाते मुझे देखता रहता था। लेकिन उस दिन वो मेरे लिए अपनी बड़ी गाड़ी लेकर आया था। उसने मुझे लिफ्ट देने की कोशिश की। कहने लगा, मैं काफ़ी दिनों से आपको यहाँ आते जाते देख रहा हूँ, आप मुझे अच्छी लगने लगी हो, क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पीने के लिए चल सकती हो। मैंने एक ही बार में न इधर देखा न उधर और फ़ौरन ही उसके इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मुझे ऐसे लड़के की तो ना जाने कब से तलाश थी। मैं उसके साथ कॉफ़ी पीने के लिए कैफ़े में चली गई थी। वहाँ हम दोनों के बीच ढेर सारी बातें हुई। मुझे तो पता भी नहीं था कि कई दिनों से वो मेरी खूबसूरती के पीछे दीवाना था। मुझे यहाँ पार्लर से निकलते बढ़ते देखता रहता था और कई दिनों से मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। मैं अब उसके अफेयर में आ चुकी थी, मगर वो बड़ा ही कंजूस लड़का था, मुझ पर कोई खर्च करता ही नहीं था। मैंने उस पर ब्रेक लगा लिया और आइंदा के लिए समझदारी करने का फैसला किया। विहान के साथ कुछ दिन अफेयर में रहने के बाद ही मैं समझ चुकी थी कि वो कितना बेवकूफ़ है, लेकिन अमीर है। वो अपने पिता का बड़ा बेटा था। उसके पास रिश्तों के नाम पर सिर्फ एक छोटे भाई के अलावा कोई नहीं था। माँ भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उसका छोटा भाई लंदन में पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था। कुछ दिनों के बाद उसके पिता का भी देहांत हो गया, तो वो मेरे और ज़्यादा क्लोज आने लगा था, क्योंकि वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करने लगा था और मुझे इतनी कीमती कीमती तोहफे दिया करता था कि मेरी आंखें फैल जाया करती थी। वो मुझसे मोहब्बत की खातिर अब मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा था, क्योंकि अब वो अपने बड़े से बंगले में अकेला रह चुका था। मैं उससे कोई मोहब्बत नहीं करती थी, मुझे तो सिर्फ उसकी जायदाद चाहिए थी। ये काम मेरे लिए बहुत आसान हो चुका था। उसे अपनी मोहब्बत में अच्छी तरह से गिरफ्तार करके मैं उसकी सारी जायदाद हथिया सकती थी। मैंने धीरे धीरे विहान को शीशे में उतारना शुरू कर दिया था और विहान भी मेरी मोहब्बत के जाल में फंसने लगा था। मेरा सबसे पहला मकसद तो एक अच्छे एरिया में बड़ा सा घर था। इसके लिए भी मैंने एक अच्छी प्लानिंग कर रखी थी। मैंने अपनी माँ को इस बारे में सब कुछ बता दिया था कि मैं क्या चाहती हूँ और क्या कर रही हूँ। मेरी माँ मेरी बातें सुनने के बाद मेरे साथ शामिल हो गई थी, क्योंकि मेरी माँ भी तो अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहती थी। इसलिए वो खुशी खुशी वही सब करने लगी जो मैं कहती गई। मैंने अपनी एक दोस्त की मदद से एक सरकारी अस्पताल में अपनी माँ को भर्ती करवा दिया और 1 हफ्ते तक विहान से नहीं मिली और ना ही उसका फ़ोन उठाया और ना ही पार्लर गई। विहान तो इस 1 हफ्ते में पागल ही हो गया था और सिर्फ एक ही हफ्ते में उसने 100-200 चक्कर मेरे घर के लगा लिए थे, जहाँ पर उसे लगातार ताला नजर आया था। विहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह मेरा पता लगाए। उसने मेरे पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने उसे अस्पताल के बारे में बता दिया था। ये सुनकर विहान के ही होश उड़ गए थे। वो गाड़ी भगाता हुआ वहां से निकल आया था, क्योंकि जिस जगह हमारा घर था वो बहुत गंदी सी बस्ती थी, जहां पर जगह जगह कूड़ा करकट पड़ा रहता था। ये सब देखकर विहान को उल्टी आने लगी थी, लेकिन मुझ तक पहुंचने के लिए उसने सब कुछ बर्दाश्त किया और नर्स के बताए हुए रास्ते से वो उस वार्ड तक आ गया जहां मेरी माँ एडमिट थी। मुझे भी उसके आने का पता चल गया था, इसलिए मैंने एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी और अपनी आंखों में आंसू उतार लिए थे। वार्ड की हालत इतनी ख़राब थी
कि विहान से 1 मिनट भी वहाँ खड़ा नहीं हुआ गया और वो मुझे बाहर आने का कहकर भागता हुआ अस्पताल के बाहर जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया था। वो कभी ऐसी मेली जगहों पर नहीं जाता था, इसलिए उसका दिल खराब हो रहा था। थोड़ी देर बाद मैं उसके पास गई। वो मुझे देखकर बेचैनी से कहने लगा कि मैं कितने दिनों से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, तुम्हारा नंबर बंद जा रहा है। ये सब क्या है अवंतिका? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। उसके शब्दों में बेचैनी महसूस करके मेरा दिल मुस्कुराने लगा था। मैंने रोते हुए उससे कहा, तुम जानते हो मेरा घर इतनी गंदी जगह में है तो मैं तो इस चीज़ की आदी हो चुकी हूँ, लेकिन मेरी माँ बूढ़ी हो रही है। वहाँ गंदगी से फैलने वाली बीमारियों की चपेट में मेरी माँ आ गई है, इसीलिए फौरन उन्हें अस्पताल ले आई। विहान ने कहा कि अवंतिका, तुम इस बारे में मुझे भी तो बता सकती थी, ये एक कॉल ही कर देती। वो अभी तक बेचैनी से मुझे देख रहा था। उसने पूरे 1 हफ्ते से मुझे नहीं देखा था। मैंने कहा, कैसे करती आपको फ़ोन? माँ के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। वैसे भी मेरे पास एक छोटा सा मल्टीमीडिया मोबाइल था। जल्दबाजी में माँ को अस्पताल जाने के लिए घर से निकली तो वो मेरे हाथ से छूटकर गिर गया। अब उसे ठीक करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, और वैसे भी मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। हम जैसों की ज़िंदगी से तुम जैसे अमीर लोगों को दूर ही रखना पड़ता है, वरना हमारे इलाके की गंदगी तुम जैसे लोगों की भी तबीयत खराब कर सकती है। तुम देखो, 1 मिनट भी तुम वहाँ नहीं खड़े हो पाए, और हम लोग 1 हफ्ते से यहाँ सरकारी अस्पताल में हैं। यहाँ भी साफ सफाई की कोई देखरेख नहीं है, और यहाँ से जाने के बाद भी फिर वही घर, वही गंदगी, और फिर उससे फैलने वाली बीमारियाँ। मैं जितनी अच्छी एक्टिंग कर रही थी उस हिसाब से विहान को यही लग रहा था कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरी बात पर उसने कहा कि तुम्हें और आंटी को क्या ही ज़रूरत है उस घर में रहने की, और फिर वही हुआ जो मैं चाहती थी। विहान ने हमें एक घर लेकर दे दिया, जो छोटा तो ज़रूर था लेकिन बेहद सुंदर था और अच्छे एरिया में था। मैंने बहुत मना भी किया था ताकि वो मुझे लालची न समझे, और इस तरह बिना कुछ किए ही हमें एक अच्छे इलाके में घर मिल गया था। मेरा और मेरी माँ की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। हमारे सपनों का घर हमें मिल चुका था, लेकिन अभी भी मुझे बहुत कुछ चाहिए था, और मैं धीरे धीरे विहान से अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के तरीके ढूंढ चुकी थी। घर के बाद मेरा अगला मकसद बड़ी सी गाड़ी लेने का था। मैं ज़्यादातर ऑटो से ही आना जाना करती थी, जिस पर मेरे काफ़ी सारे पैसे खर्च होते थे, और मुझे अब पार्लर में जॉब भी नहीं करनी थी। इसके लिए भी मैंने एक प्लान बनाया। अब की बार मैं खुद बीमार हो गई, और ये खबर माँ ने खुद फ़ोन करके विहान को बता दी कि बेटा जल्दी से घर आ जाओ, अवंतिका की तबीयत ठीक नहीं है। विहान दौड़ा दौड़ा मेरे घर तक पहुंचा था। मैंने उसे बताया कि पार्लर में अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। तुम्हें नहीं पता, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरे पास अपनी सवारी होती तो शायद मैं जल्दी घर पहुँच जाती। विहान कहने लगा कि तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। फिर मैंने उसे दोबारा से याद दिलाया कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। वो बेहद अफसोसमंद हुआ था। उसने मुझे अपनी ही एक गाड़ी गिफ्ट कर दी और एक बढ़िया सा महंगा स्मार्टफोन भी खरीद कर दिया, और अब वो पूरी तरह से मेरी और मेरी माँ की जिम्मेदारियाँ उठा रहा था। विहान ने मेरी जॉब भी छुड़वा दी थी। उसने कहा था कि अब मैं तुम्हारा और आंटी का ख्याल रखूंगा, तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वही हुआ, हमेशा की तरह जो मैं चाहती थी। अब मैं और माँ उसके सुंदर से घर में अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हम दोनों को पैसा कमाने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। घर बैठे हमें सब कुछ मिल रहा था। मैं और माँ इतना खुश थे कि जिसकी हद नहीं थी। अब मैं अपने सारे सपने विहान के थ्रू पूरे कर चुकी थी, और धीरे धीरे मैं अलग अलग बहानों से उससे बहुत सारी कीमती चीज़ें वसूल कर चुकी थी। जब से वो मेरी ज़िंदगी में आया था, मुझे इधर उधर के लड़कों से बात करने की फुर्सत ही नहीं थी। मैंने अपना पुराना नंबर बंद कर दिया था और उन लड़कों से अपना पीछा छुड़ा लिया था, और अब मेरा एरिया भी बदल चुका था। अभी इतना ही नहीं, मैं अपना बैंक बैलेंस भी विहान के थ्रू बढ़ाने लगी थी। वो अपने पिता के मरने के बाद उनका बिजनेस संभाल रहा था और करोड़ों कमाया करता था। उस हिसाब से मैं उससे जितने पैसे मांगती वो फौरन ही मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया करता था। इस तरह मेरे अकाउंट में लाखों रुपए आ गए थे। माँ के पास भी सोने चांदी के जेवर इकट्ठे हो चुके थे। ये ज़िंदगी मेरी माँ को भी बहुत अच्छी लग रही थी, और वो मेरे इस काम पर गर्व महसूस कर रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, मुझे तुम पर गर्व होता है। अगर मैंने पहले ये तरीका आजमाया होता तो मैं पहले वो सब कुछ बर्दाश्त न करती जिसने मुझे बेहद तकलीफ दी है। विहान अब मेरे साथ शादी करना चाहता था, लेकिन मैं शादी की बात पर उसे टाल दिया करती थी और उसे लूट रही थी। जब मुझे उड़ते उड़ते ये खबर मिली कि विहान का छोटा भाई अब इंडिया आने वाला है और अपने भाई से सारा हिसाब किताब करना चाहता है,
उसे मेरे और विहान के अफेयर के बारे में भी पता चल गया। मैं काफ़ी समय से विहान के साथ थी तो इतना तो जान ही चुकी थी कि विहान का भाई उससे छोटा है, लेकिन विहान से ज़्यादा चालाक और समझदार है। उससे बचकर रहने में ही मेरी बेहतरी है। तो मैंने फैसला किया कि मैं अब तक विहान से जितना लूट चुकी हूँ उतना ही काफ़ी है और ये सब लेकर शहर से फरार हो जाऊं। विहान के आने से पहले पहले ही मैं उसका दिया हुआ घर, गाड़ी और कुछ फ्लैट्स जो उसने मुझे गिफ्ट किए थे और मेरे नाम कर दिए थे, वो सब भी मैं बेचकर बिना विहान को बताए अपनी माँ को लेकर शहर छोड़ चुकी थी। पीछे मुझे पागलों की तरह प्यार करने वाले विहान का क्या होगा ये मैं नहीं जानना चाहती थी, क्योंकि मुझे विहान से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं थी। मुझे जिस चीज़ से मोहब्बत थी मैं उसे विहान से ले चुकी थी। इस तरह मैं अपना रास्ता पकड़कर अपनी माँ को लेकर चली गई। दूसरे शहर जाकर मैंने अच्छा सा घर और गाड़ी दोबारा ली। यहाँ आकर मैंने एक नए लड़के को फंसा लिया, क्योंकि अब मुझे सिर्फ चाले चलना और लोगों को लूटना आता था। इसके अलावा मैं कोई दूसरा काम तो नहीं कर सकती थी। वो लड़का मेरे घर के पास ही रहता था और काफी अमीर था, लेकिन वो यहाँ का नहीं था, वो विदेश का रहने वाला था। यहाँ उसका अपना घर था। जब वो इंडिया आया करता था तो वो यहाँ अपने घर में ठहर जाया करता था, लेकिन उसकी फैमिली विदेश में ही रहती थी। उसका बिजनेस भी यहाँ पर था। वो ज़्यादातर यहाँ अपने बिजनेस के सिलसिले में ही आया करता था। मैंने उसके बारे में सारी जानकारी निकाली थी। मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि जब उसका यहाँ इतना बड़ा बिजनेस है तो विदेश में कितना बड़ा बिजनेस होगा। मैंने जल्द से जल्द अपना और अपनी माँ का वीज़ा तैयार करवाया और मैं उस लड़के के पीछे पीछे लंदन जा पहुँची। अभी मुझे पैसों की कोई तंगी नहीं हो रही थी। इस बार मैंने शादी करने के बारे में भी सोचा था। मैंने सोचा कि अगर मैं इस लड़के के साथ शादी कर लूँ तो मुझे लंदन की नेशनैलिटी मिल जाएगी, बल्कि पैसों में भी मुनाफा हो जाएगा। मैंने उस लड़के लकी के पीछे लगना शुरू कर दिया था। मैं जब उससे इस तरह से टकराई कि मैं बहुत ही मासूम और नादान हूँ, जैसे उसे जानते ही नहीं हूँ। पहली बार के ही टकराने पर वो मुझे देखता का देखता रह गया था और मेरे खूबसूरती का दीवाना हो गया था। मैं थी ही इतनी खूबसूरत कि किसी की भी मुझ पर नज़र ठहर जाती थी। शायद उस बेवकूफ़ ने अपनी ज़िंदगी में मुझ जैसी सुंदर लड़की कहीं नहीं देखी थी। इसके बाद हम दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और फिर धीरे धीरे बात मोहब्बत तक जा पहुँची। उसने मुझे बताया कि यहाँ उसके दादा का अपना बिजनेस है और वो इंडिया भी जाता है। मैंने उसे बताया कि मैं भी इंडिया से हूँ। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ था और इस तरह हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में डूबते चले गए। मैं नहीं, सिर्फ वही, क्योंकि मैं तो मोहब्बत में डूबने की सिर्फ एक्टिंग कर रही थी और ऊपर से मैं शब्दों की रानी थी, तो कैसे लकी मुझसे इम्प्रेस नहीं होता। वो लड़का जिसकी ज़िंदगी में अभी तक कोई लड़की शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि वो गुस्से का बहुत तेज़ था और ज़्यादातर अपने काम में ही इंटरेस्ट लेता था, वो मुझ जैसी सुंदर लड़की को अचानक से अहमियत देने लगा और मेरे आगे पीछे घूमने लगा। फिर कुछ समय गुजरने के बाद आखिरकार एक दिन लकी ने मुझे प्रपोज ही कर दिया था। लंदन जैसे खूबसूरत शहर में आखिरकार मुझे इतना अच्छा प्रपोजल मिला था, मैं उसे अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। लकी ने मेरे बारे में अपनी फैमिली वालों को बता दिया था और फिर इस तरह वो लोग इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गए और मेरी शादी लकी के साथ लंदन में बड़ी ही धूमधाम के साथ हुई थी। मैं तो देखती रह गई थी। मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझसे शादी के बाद तो जैसे मेरी किस्मत ही खुल गई थी। मैं अपने साथ अपनी ससुराल माँ को भी लेकर आ गई थी। लकी अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था। मैंने सोच लिया था कि मैं इस घर में आ तो गई हूँ, कुछ समय के बाद ये घर और लकी का सारा बिजनेस मैं अपने और अपनी माँ के नाम करवा लूँगी। मेरा खूबसूरत चेहरा जब मुझे यहाँ तक लेकर आ सकता है तो लकी को बर्बाद भी कर सकता है। सबसे पहले तो मुझे अपने सास ससुर को घर से निकलवाना था, क्योंकि फाइनेंशियली लकी के पेरेंट्स सब कुछ अपने बेटे के नाम जीते जी ही कर चुके थे, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। अब वैसे भी उन लोगों का इस घर में कुछ नहीं था। मैंने धीरे धीरे लकी के माता पिता के खिलाफ उसको भड़काना शुरू कर दिया। इस काम में मेरी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया था। मैंने धीरे धीरे लकी से उसका सब कुछ छीन लिया, उसके माता पिता को भी उसकी ज़िंदगी से निकाल दिया। मैंने उसके दिमाग में डाल दिया था कि तुम्हारे पिता तुम्हारे घर से निकलने के बाद मुझसे तुम्हारी बुराइयां करते हैं, मुझे इस घर में बहुत सताते हैं। मेरी लाचार और बेबस एक्टिंग पर उसने यकीन कर लिया था और अपने इस बड़े से बंगले से उन्हें निकालकर एक छोटे से घर में भेज दिया था। अब इस बड़े से बंगले पर और लकी की एक एक चीज़ पर मेरा और मेरी माँ का कब्जा हो गया था। अब बारी आ गई थी लकी को अपनी ज़िंदगी से निकालने की। मैंने लकी के लिए भी एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लान बनाया था। उससे उसकी सारी जायदाद हथियाने के लिए मैंने उसको एक रात इतनी शराब पिला दी थी कि नशे की हालत में मैंने उससे जो कहा वो वैसा ही करता गया
उसके सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स पर मैंने उससे साइन ले लिए थे और इस तरह उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि इस बारे में लकी को पता चल जाए। मुझे कुछ भी करके रातों रात उसका सब कुछ यहाँ से बेचकर वापस इंडिया फरार होना था। मैं लगभग 2-3 दिन तक लकी को नशे के इंजेक्शन देती रही ताकि वो जाग न सके और लगातार बेहोशी रहे, क्योंकि मुझे डर था कि उसे होश आने के बाद याद न आ जाए कि जब वो ड्रिंक कर रहा था तो मैंने उससे किसी पेपर्स पर साइन लिए थे। मैंने रातों रात ही उसकी जितनी भी जायदाद थी वो सभी लंदन में ही बेच दी थी और सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र होने के बाद मैं माँ के साथ फ़ौरन ही इंडिया के लिए रवाना हो रही थी और मैंने लकी को बेहोशी की हालत में ही छोड़ दिया था। और इस तरह मैं अपनी माँ को लेकर लंदन से इंडिया आई और इंडिया आने के बाद यहाँ आकर मैंने अपने अकाउंट का इस्तेमाल किया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि मेरा पूरा अकाउंट खाली हो चुका था और मेरा अकाउंट चल ही नहीं रहा था। ये सब क्या हो गया था? इस बारे में मैंने अपनी माँ को बताया तो वो भी बहुत घबरा गई थी, पागल हो गई थी, क्योंकि मैं ज़्यादातर पैसे अपने अकाउंट में ही रखती थी। जितने पैसे मेरे पास थे उनसे मैंने रेंट पर एक घर ले लिया, लेकिन मेरा अकाउंट बंद हो गया था, उससे कोई भी लेन देन नहीं हो रहा था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं परेशान हो गई थी और घर में इधर से उधर टहल रही थी जब रात के समय अचानक मेरे घर का दरवाज़ा बजने लगा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर मैं दंग रह गई कि दरवाजे पर पुलिस खड़ी हुई थी और पुलिस को देखकर मैं घबरा गई कि ना जाने क्यों मेरे कदम पीछे की तरफ जाने लगे। वो लेडीज़ पुलिस थी जिन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरी माँ को भी। मैंने कहा, मुझे छोड़ो, आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे किस जुर्म में अरेस्ट किया जा रहा है? उन्होंने कहा, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की गई है। मैंने कहा, कंप्लेंट किसने करवाई? तो तभी घर के अंदर लकी और विहान दाखिल हुए, जो मेरे सामने अपने दोनों हाथ बांधकर खड़े हो गए थे। मैंने चौंक कर कहा, लकी तुम और विहान तुम? विहान मेरे सामने आया, जिसकी आंखों में मुझे खून खौलता हुआ साफ नजर आ रहा था। मैं सब समझ गई थी कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, लेकिन पूरी बात क्या है ये मैं समझ नहीं पा रही थी। विहान ने मेरा मुंह पकड़ लिया, जिस पर मेरी माँ चिल्ला उठी, छोड़ो मेरी बेटी को। इतने में ही विहान ने चिल्लाकर कहा कि खामोश हो जाओ, तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटी ने मेरे साथ क्या खेल खेला है? अरे तुम्हें इस बारे में कैसे पता नहीं होगा, क्योंकि तुम दोनों माँ बेटी इस काम में मिली हुई हो। मैं तुम्हारी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, इसने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया, मुझे छोड़कर चली गई। मैंने इसकी खातिर क्या नहीं किया? तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे जाने के बाद मैं खामोश बैठ जाऊंगा? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। मैंने तुम्हें हर तरफ तलाश करने की कोशिश की। मैंने तुम्हारे पुराने मोहल्ले जाकर वहाँ लोगों से तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की तो मुझे पता चला कि वहाँ के लोग तो तुम्हें बहुत गलत समझते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत बिगड़ी हुई हो, और तुम्हारी माँ भी, और तुम्हारा पिता शराबी था। लोगों के मुंह से तुम्हारे बारे में ऐसी बातें सुनकर मैं समझ गया था कि तुम मुझे छोड़कर जा चुकी हो। मुझे छोड़कर ही नहीं बल्कि मुझे लूट कर जा चुकी हो। इसीलिए मैंने एक फैसला किया। क्या तुमने इसे नहीं पहचाना? ये मेरा छोटा भाई लकी है। मैंने अपने भाई को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया और फिर तुम्हारे बारे में पता लगाया कि तुम कहाँ हो। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम चालाक हो? मैं तुमसे कई गुना चालाक हूँ। तुमने भले ही मुझे छोड़ दिया था, मुझे लूट कर चली गई थी। मुझे जब पता चला कि तुम दूसरे शहर जा चुकी हो, वहाँ मैंने खुद अपने छोटे भाई को तुम्हारे पीछे लगाया ताकि तुम उसे देखकर उस पर डोरे डालने शुरू कर दो। जानबूझकर उसे तुम्हारे मोहल्ले में रहने के लिए भेजा, जहाँ तुमने अपने लिए नया बंगला खरीदा था। लेकिन लकी की पढ़ाई में दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो लंदन चला गया। मैं जानता था कि तुम भी अमीर लड़का देखकर उसके पीछे पीछे लंदन ज़रूर जाओगी। जब तुम वहाँ चली गई, तुमने लकी के साथ वही किया जिसकी मुझे उम्मीद थी। तुमने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। मगर तुम्हें क्या लगा कि तुम लकी को बेवकूफ़ बना रही थी? हम दोनों मिलकर तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे थे। लकी के माता पिता वो लोग एक्टर हैं जिन पर इल्ज़ाम लगाकर तुमने लकी को उनसे अलग कर दिया, और जिस घर में तुम रह रही थी वो रेंट पर लिया हुआ बंगला था। और हाँ, वहाँ पर मैं भी मौजूद था। इतने बड़े बंगले में तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं वहाँ पर हूँ। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की हरकतों पर नज़र रख रहा हूँ। मैंने पुलिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। पुलिस का कहना था कि तुम्हारा अकाउंट इंडिया का है, इसलिए तुम्हारे अकाउंट पर कार्यवाही तभी की जाएगी जब तुम इंडिया आ जाओगी। इसलिए जैसा जैसा तुम करती गई वैसा वैसा सब कुछ पॉसिबल होता गया, और फिर तुम यहाँ आ गई। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी पासबुक और बैंक अकाउंट की सारी डिटेल मैंने तुम्हारे सामान से चुरा ली और वो सब पुलिस को दे दी।
तभी तो तुम्हारा बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया। ये बात कहकर विहान और लकी हंसने लगे थे। विहान ने झटके से मेरा मुंह छोड़ा और कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ? हाँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन अब मैं सिर्फ तुमसे नफरत करता हूँ और तुमसे बदला लेने का मेरे पास एक यही सॉल्यूशन था। तुमने जो कुछ भी मुझसे छीना, मेरे साथ किया, वो सब कुछ मैंने सूद समेत तुमसे वापस कर लिया। मैं तो हैरान रह गई थी कि इन दोनों भाइयों ने मुझे कितनी अच्छी तरह से बेवकूफ़ बनाया था। माँ और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन पुलिस ने कहा कि अब तुम जेल चलो और जेल जाकर प्लानिंग करना कि अब आगे किस लड़के को फंसाना है। मैं अपनी किस्मत पर हैरान रह गई थी। इस सब से ये साबित होता है कि लालच बुरी बला है। मैंने अपने खूबसूरत चेहरों से जिन भी लड़कों को लूटा था, उन सब का सिला मुझे इस तरह से मिला। विहान सच में मुझसे बहुत प्यार करता था और लकी से मेरी शादी भी झूठी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे फंसाने के लिए इन लोगों ने इतना लंबा चौड़ा जाल फैलाया था। लकी कोई और नहीं बल्कि विहान का भाई था। अगर ये बात मुझे पहले ही पता चल जाती तो शायद आज मैं जेल में अपनी ज़िंदगी ना गुजार रही होती। लालच इंसान के दिल को खोखला कर देता है और उसकी अकल पर पर्दा डाल देता है। आज मेरी वजह से मेरी माँ भी मेरे साथ सज़ा भुगत रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।